आज हम लोग डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। 2019 के अप्रैल के कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। एक अप्रैल के बैलेंसेस दे रखे हैं। आइए सबसे पहले इनको फिल करते हैं। ईयर है 2019। कैश का बैलेंस है 4000 एंड बैंक में ओवरड्राफ्ट दे रखा है 50,000। तो कैश के डेबिट में 4000 लिखेंगे और बैंक के क्रेडिट में 50,000 लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी 4000 और 1 अप्रैल के डेट में बाई बैलेंस बीडी 50,000। चार तारीख की डेट में ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल ₹1,00,000 आउट ऑफ विच 60,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक। 60,000 बैंक में जमा कर दिया गया है, यानी कि बैंक में पैसा आया 60,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश में आया 40,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो करते हैं इसको। कैश और बैंक दोनों ही डेबिट है, तो डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट। 4 अप्रैल के डेट में टू कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 तारीख के डेट में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो एंट्री क्या बनाएंगे? कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो आइए इसको करते हैं। कैश हमारा डेबिट है तो कैश का अपोजिट सेल्स और GST और SGST है, ठीक है। तो सब के सब हम कैश के डेबिट में लिखेंगे। तो 5 तारीख के डेट में टू सेल्स अकाउंट और 5 तारीख के डेट में टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल्स में 30,000 है तो 30,000 हम सेल्स का फिल करेंगे और CGST और SGST का अमाउंट कितना होगा आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट हम बनाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 सेल्स है हमारा 30,000 जिस पर आउटपुट CGST है 6%। तो 30,000 का जब 6% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 1800 और सेम हमारा आउटपुट SGST का भी अमाउंट होगा 6%। 30,000 का 1,800। आइए अब इन दोनों अमाउंट को हम फिल करते हैं। आउटपुट CGST में 1800 एंड सेम SGST में भी 1800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 तारीख के डेट में परचेज गुड्स 55,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच इश्यू अ चेक फॉर द सेम। हमने गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट किया, तो क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक हमारा क्रेडिट है तो बैंक के क्रेडिट में सारे अपोजिट साइड को लिख देंगे।
तो 10 अप्रैल के डेट में बाई परचेज अकाउंट, $55,000 और 10 अप्रैल के डेट में ही बाई इनपुट CGST एंड बाई इनपुट SGST। अब 55,000 का 6% कितना होगा, आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, परचेज किया हमने 55,000 का और जिस पर इनपुट CGST लगेगा 6% के हिसाब से और SGST भी लगेगा 6% के हिसाब से। तो 6% अगर 55,000 का 6% निकालेंगे तो 3,300, दोनों में सेम अमाउंट होगा। आइए अब इसको कैश बुक में फिल करते हैं। $3,300 and $3,300। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 11 तारीख की डेट में है। पेड टू रामविलास आवर क्रेडिटर 25,000, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000। हमने अपने क्रेडिटर को 25,000 पे किए और जिसमें उसने 1,000 का डिस्काउंट दिया, मतलब टोटल अमाउंट 26,000 का रहा होगा। 26,000 में 1,000 का डिस्काउंट मिला, 25,000 हमने पे किया है। यहाँ साफ साफ लिखा है पेड टू रामविलास, मतलब हमने कितना पे किया, तो 25,000 ही पे किया है। तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा क्रेडिटर है रामविलास, रामविलास पाने वाले हैं, तो रामविलास डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव। तो हमारे पास कैशबुक में डिस्काउंट रिसीव का कोई कॉलम नहीं है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव वाले एंट्री को इग्नोर करेंगे। हमें क्या देखना है, रामविलास डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का अपोजिट रामविलास है, तो इसी को पोस्ट करेंगे। कैश के क्रेडिट में 11 अप्रैल बाई रामविलास 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 14 तारीख की डेट में, रेंट ऑफ 8,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच पेड बाय चेक। यानी कि क्या हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। तो बैंक के क्रेडिट साइड में 14 अप्रैल में बाई रेंट अमाउंट है 8,000 और इस पर इनपुट CGST हमें लगाना है, तो इनपुट CGST एंड बाई इनपुट SGST और डेट है 14 अप्रैल एंड 14 अप्रैल। अमाउंट कितना होगा, आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, रेंट का अमाउंट है 8,000 जिस पर इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों ही लगाना है 6% के रेट से। तो 8,000 का 6% होता है 480, दोनों में 480 फिल कर लेते हैं। $480 एंड 480। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑफिस फर्नीचर परचेज एंड चेक ऑफ 22,400 इश्यूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स का रेट यानी कि GST ऑलरेडी पे कर देते हैं, मतलब इंक्लूसिव रेट पर ही हमेशा चलता है। तो यहां पर वही कह रहा है कि इंक्लूसिव ऑफ CGST एंड SGST। तो नेट अमाउंट हमारे पास जो टोटल अमाउंट है 22,400, यानी कि हमने चेक से खरीदा है तो बैंक अकाउंट
जो है वो क्रेडिट होगा। क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जीएसटी इंक्लूसिव है तो इंक्लूड है, तो फर्नीचर अकाउंट टोटल 22,400 हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,400। तो एंट्री बनाते हैं हम 15 तारीख के डेट में। टू बैंक है तो बैंक के क्रेडिट में बाई फर्नीचर। $22,400। आइए इस ट्रांजेक्शन को एक बार फिर समझते हैं। ऑफिस फर्नीचर परचेज एंड अ चेक ऑफ 22,400 इश्यूड फॉर द सेम। जब कभी भी हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं, इंक्लूसिव एमआरपी में टैक्स का रेट इंक्लूड रहता है। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसमें जीएसटी का रेट इंक्लूड रहता है। तो यहां पर कह रहा है कि इंक्लूडेड सी जीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जब इंक्लूड है तो उससे हमसे क्या मतलब है? हमने तो जीएसटी का अमाउंट टोटल ऐड करके ही पे किया है। तो हमारे पास असेट्स कितने का आया? हमारे पास फर्नीचर जो है वो आया 22,400 का। अगर अलग से जीएसटी की बात करता तो अलग से हम पे करते हैं, तो उसके लिए हम एंट्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड बता रखा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर रहे हैं। तो बाय फर्नीचर 22,400। नेक्स्ट है 16 तारीख डेट में ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज। तो बैंक से पैसा कटेगा पर्सनल यूज के कारण, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट। और अमाउंट फिल करेंगे 5,000। नेक्स्ट है कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन 19 अप्रैल। चेक हमने कलेक्ट किया 18 तारीख को और उसको बैंक में सेंड किया 19 अप्रैल को। तो 18 तारीख का जो एंट्री बनेगा वो होगा चेक इन हैंड डेबिट टू अतुल। तो चेक इन हैंड डेबिट टू अतुल में कोई कैश और बैंक का कॉलम हमारा अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इस 18 तारीख के डेट की एंट्री को हम इग्नोर कर देंगे। अब हम देखते हैं 19 तारीख की डेट में यह चेक जो है वो बैंक में सेंड किया गया, तो अब क्या एंट्री बना होगा? चेक जब बैंक में जाएगा तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पे बैंक हमारा डेबिट साइड का अफेक्ट हो रहा है, इसलिए बैंक के डेबिट में हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड। 19 तारीख के डेट में टू चेक इन हैंड। $15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 तारीख के डेट में गुड्स सोल्ड टू अमृत राज फॉर 80,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। तो हमने अमृत राज को सेल किया है और यहाँ पे ये नहीं बताया है कि कैश पर सेल हो रहा है कि नहीं। कैश और बैंक के बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, कैश मिला है कि नहीं। तो हम मान के चलेंगे ये गुड्स क्रेडिट पर है, नाम दिया अमृत राज। तो एंट्री क्या बनेगा? अमृत राज डेबिट टू सेल्स टू इनपुट सीजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो इस एंट्री से हमारा कैशबुक के कैश और बैंक कॉलम अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस एंट्री को भी हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 तारीख के डेट में रिसीव अ चेक फॉर 88,000 फ्रॉम अमृत राज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन 28 अप्रैल। 25 तारीख को हमें एक चेक रिसीव हुआ 88,000 का और उसको हमने 28 अप्रैल के डेट में बैंक में सेंड किया है। तो जिस दिन हमें चेक रिसीव हुआ उस दिन क्या एंट्री बना होगा? उस दिन एंट्री बना होगा चेक इन एंड डेबिट टू अमृत राज। तो इससे हमारे कैश और बैंक कॉलम अफेक्ट नहीं हो रहा है, इस एंट्री को हम इग्नोर करेंगे। आगे क्या कर रहा है? इस चेक को हमने 28 अप्रैल को बैंक में सेंड किया, तो अब एंट्री क्या बनेगा 28 तारीख के डेट में? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो आइए इसको पोस्ट करते हैं 28 तारीख के डेट में 28 अप्रैल टू चेक इन हैंड। $88,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 29 की डेट में
ड्यू फ्रॉम द बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ 25,000। तो क्या एंट्री होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आइए करते हैं बैंक के क्रेडिट में बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट 25,000। और नेक्स्ट है पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाय चेक, चेक से मैनेजर का सैलरी पे हुआ है, तो यहां पे एंट्री सेम होगा, मैनेजर सैलरी डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सेम बनाते हैं 29 के डेट में बाय मैनेजर सैलरी, अमाउंट है 10,000। तो सारे ट्रांजेक्शन हम लोगों ने फिल कर लिया है, अब हमें बैलेंसेस को निकालना है। तो आइए सबसे पहले कैश अकाउंट के, कैश बुक के कैश कॉलम के डेबिट साइड को हम टोटल करेंगे। तो कैश बुक के डेबिट साइड को जब टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 77,600। और कैश बुक के कैश कॉलम के क्रेडिट साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो अमाउंट आएगा 25,000। एक ही ट्रांजेक्शन है, इसको माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस है वह है 52,600। और इतना ही अमाउंट से क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा डेबिट साइड से अनइक्वल है, तो इसको हम फिल करेंगे और दोनों साइड को हम इक्वल कर देंगे। 52,600 बाई बैलेंस CD, और ये होगा 30 अप्रैल के डेट में। नाउ अब बैंक कॉलम को देखते हैं। बैंक के अगर डेबिट साइड को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आएगा 163,000। और अगर क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट आएगा 182,960। और 182,960 से जब 1,63,000 घटाते हैं तो अमाउंट आएगा 19,960। और इतने से ही हमारा डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से कम है, तो इसको हम फिल करेंगे और दोनों साइड को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, 182,960 और कैश में होगा 77,600 एंड 77,600। टू बैलेंस CD, तीस अप्रैल। क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा था और डेबिट साइड का अमाउंट कम था, तो यानी कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कितना कम है, 19,960। इसलिए 19,960 को हम डेबिट साइड में ऐड करके दोनों साइड को इक्वल कर दिए। अब चूंकि बैलेंस हमारा डेबिट क्रेडिट साइड का ज्यादा था, इसलिए कहेंगे बैंक का क्रेडिट बैलेंस आया है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है बैंक में ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना पैसा था उससे ज्यादा हमने विड्रॉ कर लिया है। ये हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमें फ्यूचर में इस पैसे को पे करना है। ठीक है, तो शुरुआत में हमारे पास लायबिलिटी था बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू 50,000, अब ये घट के हो गया है 19,960। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।